रोहन अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए अपने मामा जी के घर आया था। मामा का घर एक बड़े पुराने इलाके में था, जहां की गलियां दिन में चहल पहल से भरी रहती थी, लेकिन रात में किसी सुनसान कस्बे जैसी लगती। घर के ठीक सामने एक पुराना पार्क था, जिसमें झूले, स्लाइड और क्रिकेट खेलने के लिए बड़ा सा मैदान था। दिन में वहां बच्चों की हंसी ठिठोली गूंजती, लेकिन शाम ढलते ही माहौल बदल जाता। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता, जैसे वहां कुछ अनदेखा मौजूद हो। पार्क के एक कोने में एक वीरान, जर्जर हाल में पड़ा कमरा था, जिसकी ईंटें झड़ चुकी थीं, दीवारों पर दरारें थीं और छत पर काई जमी हुई थी। कमरे का दरवाजा अध खुला रहता, लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। इलाके में इस कमरे को लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि वहां पहले एक तांत्रिक काला जादू करता था, तो कुछ का मानना था कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है, जो रात को वहां आने वाले किसी भी इंसान पर सवार हो जाती है। बुजुर्गों का कहना था कि जो भी उस कमरे के पास गया, उसके साथ अनहोनी हो गई। कोई पागल हो गया, किसी की अकाल मृत्यु हो गई और कुछ लोग तो रहस्यमय तरीके से गायब ही हो गए। बच्चों को सख्त हिदायत थी कि वे वहां खेलने न जाएं, लेकिन जितनी मनाही होती उतनी ही उत्सुकता बढ़ती। रोहन को भी इन कहानियों पर थोड़ा शक था, लेकिन उसे इस रहस्यमयी कमरे को देखने की गहरी जिज्ञासा थी। वो जानना चाहता था कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो लोग इससे डरते हैं। रोहन को इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। उसे लगा कि ये सब सिर्फ लोगों की गढ़ी हुई कहानियां हैं, जिनका असलियत से कोई लेना देना नहीं। आखिरकार वो शहर में पला बढ़ा लड़का था, जिसे भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं था। उसके लिए ये सब सिर्फ बड़ों द्वारा बच्चों को डराने के लिए बनाई गई बातें थीं, ताकि वे पार्क के उस हिस्से में न जाएं। वो अक्सर अपने मामा और मामी को पड़ोसियों से इस कमरे के बारे में बातें करते सुनता। कोई कहता कि वहां से आधी रात को किसी के रोने की आवाज आती है, तो कोई बताता कि उसने वहां किसी काली परछाई को घूमते देखा है। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया था कि उन्होंने रात में वहां जलती हुई लाल आंखें देखी थीं। लेकिन रोहन के लिए ये सब मन गढ़ंत किस्से थे। उसने सोचा, अगर वहां सच में कुछ होता तो अब तक किसी ने इसका ठोस सबूत क्यों नहीं दिया। उसे हैरानी होती कि लोग बिना कुछ देखे समझे बस बातें क्यों बना लेते हैं। वो इस रहस्य को खुद जानना चाहता था, लेकिन अभी उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो वहां जाकर कुछ साबित करे। उसकी सोच थी, अभी तो मैं बस छुट्टियां मनाने आया हूं, इन सब बेकार की बातों में क्यों पड़ूं। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत पहले ही उसके लिए कुछ और तय कर चुकी थी। गर्म दोपहर का समय था। सूरज की तेज किरणें आसमान से आग बरसा रही थी, लेकिन खेल में डूबे बच्चों को इसकी परवाह नहीं थी। रोहन और उसके दोस्त पार्क में क्रिकेट खेल रहे थे। चारों ओर खेल का शोर था। कोई चीयर कर रहा था, कोई बॉलर से अच्छी गेंदबाजी की फरमाइश कर रहा था। रोहन बैटिंग कर रहा था। बॉलर ने जोरदार गेंद फेंकी और रोहन ने पूरी ताकत से शॉट मारा। गेंद तेजी से हवा में उछली। सभी की नजरें उसे ट्रैक करने लगीं और अगले ही पल गेंद सीधी उस वीरान कमरे की खिड़की से अंदर चली गई। पार्क में सन्नाटा छा गया। बाकी बच्चे सहम गए। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उनमें से एक ने कांपती आवाज में कहा, भाई बॉल भूल जा, वहां जाने की गलती मत करना। दूसरे ने भी सहमति में सिर हिलाया। जो उस कमरे के अंदर गया वो फिर वैसा नहीं रहा। हमने सुना है कि जो वहां जाता है उसे कुछ न कुछ हो जाता है। रोहन ने उनकी बात सुनकर ठहाका लगाया। उसे इस डर की कोई वजह समझ नहीं आई। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम लोग भी ना छोटी छोटी बातों पर डर जाते हो, ये सब बकवास है। बच्चे उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन रोहन उनकी बातों को नजरअंदाज करता हुआ कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे के बाहर खड़े होकर रोहन ने खिड़की से अंदर झांका। अंधेरा था। सिर्फ एक टूटी खिड़की से हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। दीवारों पर जाले लटक रहे थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। वहां एक अजीब सी घुटन भरी बदबू थी, जैसे कोई चीज बहुत दिनों से सड़ रही हो। रोहन ने गहरी सांस ली और हिम्मत करके अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया, उसे लगा कि कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई है। उसने इधर उधर देखा और कोने में अपनी गेंद पड़ी हुई दिखाई दी। वो धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। उसकी हर एक आहट गूंज रही थी, मानो कोई उसे सुन रहा हो।
जैसे ही उसने गेंद उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। शरीर में एक अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। उसने जल्दी से बॉल उठाई और बिना पीछे देखे कमरे से बाहर भाग आया। बाहर आते ही उसने लंबी सांस ली और दिल को संभाला। दोस्त दूर खड़े डर से उसकी ओर देख रहे थे। देखा, कुछ भी नहीं हुआ, रोहन ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन उसे नहीं पता था कि जो हुआ वो दिखने वाला नहीं था। कुछ उसके साथ आ चुका था और इसका एहसास उसे बहुत जल्द होने वाला था। उस दिन के बाद से रोहन में अजीब बदलाव आने लगे। पहले वो बहुत हंसमुख और चंचल था, लेकिन अब अक्सर चुप चुप रहता। उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी झलकने लगी, जैसे वो कहीं और खोया हुआ हो। मामी जब भी उसे खाने के लिए बुलाती तो वो बिना कुछ कहे आकर बैठ जाता और धीरे धीरे खाने लगता। उसके दोस्त भी नोटिस करने लगे कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। रात को स्थिति और भी डरावनी हो जाती। कभी कभी मामी उसे अपने कमरे में अकेले बड़बड़ाते हुए देखती। उसकी आवाज कभी बहुत गहरी होती तो कभी बहुत पतली, जैसे एक साथ दो लोग बात कर रहे हों। कभी कभी वो अचानक बिना किसी कारण के हंसने लगता, एक अजीब ठंडी अजनबी हंसी जिसे सुनकर किसी का भी खून जम जाए। और फिर कुछ ही पलों बाद उसका मूड बदल जाता और वो गुस्से में किसी भी चीज को दीवार पर दे मारता। एक रात मामा जी ने उसे अपने कमरे से निकलकर छत की ओर जाते देखा। जब उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो रोहन ने पलटकर ऐसी नजर से देखा कि मामा के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें काली और गहरी लग रही थीं, जैसे वे किसी और की थीं। धीरे धीरे रोहन की ताकत बढ़ने लगी। पहले तो घर वालों ने सोचा कि यह सिर्फ उम्र के साथ आने वाला बदलाव है, लेकिन फिर जो हुआ उसने सबको दहला दिया। एक दिन सुबह मामी ने देखा कि रोहन अकेले ही भारी भरकम डाइनिंग टेबल को एक हाथ से उठा रहा था, जैसे वो कोई खिलौना हो। मामी की आंखें फटी की फटी रह गईं। रोहन, ये क्या कर रहे हो? मामी ने घबरा कर पूछा, लेकिन रोहन ने बस हल्की मुस्कान दी और धीरे से टेबल नीचे रख दिया। कुछ ही दिनों बाद एक और चौंकाने वाली घटना हुई। मामा के दोस्त घर आए हुए थे। सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक रोहन वहां आया और बिना किसी कारण के सोफा उठाकर हवा में घुमा दिया। देखो, ये तो बहुत हल्का है, रोहन ने हंसते हुए कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। मामा और मामी ने एक दूसरे की ओर देखा। ये आम ताकत नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ असामान्य। अब तक जो बातें वे नजरअंदाज कर रहे थे, अब वे डरावनी सच्चाई बनकर उनके सामने आ रही थी। मामा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोहन के साथ ये अचानक क्या हो गया। क्या ये वही बच्चा था जो कुछ हफ्ते पहले तक बिल्कुल सामान्य था, या फिर कुछ और? अब स्थिति खौफनाक होती जा रही थी। रोहन की हरकतें अब केवल अजीब नहीं बल्कि डरावनी हो चुकी थीं। दिन में वो कभी सामान्य लगता, कभी बिल्कुल अलग इंसान बन जाता। बोलचाल, चाल ढाल सब बदल जाता। लेकिन असली खौफ रात को महसूस होता। कई बार आधी रात को उसके कमरे से अजीब अजीब आवाजें आने लगती। कभी धीमी फुसफुसाहट, कभी किसी के रोने की आवाज और कभी किसी गहरी भारी आवाज में बड़बड़ाहट, जिसे सुनकर मामा मामी के शरीर में सिहरन दौड़ जाती। जब वे दरवाजा खोलकर देखते तो रोहन बेहोश पड़ा होता। एक दिन मामा जी ने उसे आईने के सामने खड़े देखा। रोहन अपना सिर हल्का सा झुकाकर आईने में अपनी ही छवि को घूर रहा था, लेकिन कुछ अजीब था। उसकी आंखों में गहरा लाल रंग उतर आया था। मामा ने डरते डरते उसका कंधा हिलाया। रोहन, क्या कर रहे हो? रोहन ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखें मामा की आंखों में धंस गईं और फिर उसके होंठ धीरे धीरे हिले। वो वापस आ गया है। मामा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे घबराकर पीछे हट गए। लेकिन सबसे भयानक घटना तो अभी बाकी थी। रात के करीब 2 बजे मामी की नींद अचानक खुल गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने घर के अंदर हलचल की हो। वे धीरे से उठीं और पानी पीने के लिए रसोई की ओर बढ़ीं। तभी उनकी नजर रोहन के कमरे के दरवाजे पर गई, जो थोड़ा खुला हुआ था। मामी को हल्का डर लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद रोहन करवट बदलते समय दरवाजा खुला छोड़ गया होगा। लेकिन जब उन्होंने अंदर झांका तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहन अपने कमरे की छत पर उल्टा चिपका हुआ था। उसका शरीर अकड़ा हुआ था, आंखें आधी खुली थीं और होंठ बड़बड़ा रहे थे, लेकिन आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। वो किसी अनजान भाषा में कुछ बोल रहा था, एक अजीब
घिसटती हुई आवाज में। मामी के हलक से एक तेज चीख निकली। उसकी चीख सुनकर मामा दौड़ते हुए कमरे में आए। जैसे ही रोशनी जली, रोहन अचानक छत से सीधा नीचे गिरा। वो जमीन पर गिरते ही तड़पने लगा और फिर एकदम शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब तो मामा और मामी को पूरा यकीन हो गया था, रोहन अब वो ही नहीं रहा, कुछ और उसके अंदर आ चुका था। वो अब उनके बेटे जैसा नहीं लगता था। उसकी आंखों में अब अपनापन नहीं, बल्कि एक अनजान खौफनाक साया झलकता था। अब वक्त आ गया था कि उसे किसी ऐसे इंसान के पास ले जाया जाए जो इन चीजों को समझता हो। आखिरकार उन्होंने तय किया, रोहन को मेहंदीपुर बालाजी ले जाना ही पड़ेगा। रोहन को लेकर पूरा परिवार रातों रात मेहंदीपुर बालाजी के लिए रवाना हुआ। गाड़ी में अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन माहौल में एक अनकहा डर पसरा हुआ था। मामी चुपचाप भगवान का नाम जप रही थी, मामा गाड़ी चला रहे थे और बाकी रिश्तेदार बस यही सोच रहे थे कि आखिर रोहन को क्या हो गया है। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब था खुद रोहन का व्यवहार। वो कभी चुपचाप बैठा रहता, कभी अजीब अजीब हरकतें करता, कभी खिड़की से बाहर घूरने लगता, कभी खुद से बातें करने लगता, और जब मंदिर पास आने लगा तो उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। जैसे ही गाड़ी मंदिर के करीब पहुंची, रोहन अचानक गुस्से से तड़पने लगा। मुझे यहां मत लाओ, मैं इसे छोड़ दूंगा, मत ले जाओ, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। खुद को सीट बेल्ट से छुड़ाने की कोशिश करने लगा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट आ गई। मामी ने रोते हुए कहा, देखो, अब तो खुद ही बोल रहा है कि मैं इसे छोड़ दूंगा, यानी इसके अंदर कोई और है। मामा और बाकी लोग उसे संभालते हुए जैसे तैसे मंदिर के अंदर ले गए। लेकिन जैसे ही रोहन ने मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर कदम रखा, वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से लौटने लगा। उसकी चीखें गूंज रही थीं और मंदिर में मौजूद बाकी श्रद्धालु भी पीछे हट गए। कुछ लोगों के चेहरे पर डर था, कुछ के चेहरे पर सहानुभूति, लेकिन वहां के पुजारियों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। पुजारियों ने बिना कोई समय गंवाए उसे पकड़कर हनुमान जी के चरणों में बैठा दिया। जैसे ही उन्होंने मंत्रोच्चारण शुरू किया और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, रोहन की चीखें और भी तेज होने लगी। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं लग रही थी, कभी किसी बूढ़ी औरत की तरह पतली और डरावनी, तो कभी किसी गुस्साए आदमी की तरह भारी और गरजदार। तुम लोग मुझे यहां क्यों लाए? मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। रोहन की आंखें अब पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। उसका शरीर अकड़ने लगा और वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुजारियों ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। तभी रोहन का शरीर हवा में हल्का सा उठने लगा। मामा और मामी ने डर के मारे हनुमान जी के चरणों में गिरकर प्रार्थना करनी शुरू कर दी। पुजारियों ने उस पर जल छिड़का और तभी रोहन जोर से चीखा, जैसे कोई जल रहा हो, बस बस मैं जा रहा हूं। और फिर अचानक उसका शरीर ढीला पड़ गया। उसने लंबी सांस ली और उसकी आंखें धीरे धीरे वापस सामान्य होने लगीं। पुजारियों ने मामा से कहा, अब इसे अगले 41 दिनों तक हनुमान जी की पूजा करानी होगी और इस पर नजर रखनी होगी। यह मामला बहुत गंभीर था। मामा ने कांपते हुए सिर हिलाया। सबको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन जैसे ही वे रोहन को उठाकर बाहर लाए, उसने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, मुझे मत छोड़ो, मैं फिर आऊंगा। ये सुनते ही मामी के रोंगटे खड़े हो गए। मामा ने तुरंत रोहन को कसकर पकड़ लिया और भगवान का नाम जपने लगे। वे नहीं जानते थे कि वो आत्मा सच में जा चुकी थी या कहीं छुपकर फिर आने का इंतजार कर रही थी। पंडितों की बात सुनकर मामा और मामी सिहर उठे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक मामूली बॉल उठाने की घटना इतनी भयानक बन जाएगी। रोहन अब बिल्कुल शांत था, जैसे किसी गहरी नींद से जागा हो। उसने धीरे धीरे अपनी मामी की ओर देखा और हल्की मासूम आवाज में पूछा, मामी, हम यहाँ क्यों आए हैं? मामी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने रोहन को गले से लगा लिया, लेकिन उनके अंदर अभी भी एक डर था। क्या सच में वो आत्मा चली गई या बस शांत हो गई है? पंडितों ने आगे बताया, जिस कमरे से इसने बॉल उठाई थी, वहां पहले एक तांत्रिक तपस्या करता था। उसने एक आत्मा को वश में करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसे पूरी तरह काबू में नहीं कर सका। मरते मरते उसने आत्मा को उस कमरे में कैद कर दिया। मामा के चेहरे पर पसीना आ गया। तो फिर रोहन के अंदर कैसे आ गई? पंडित ने गंभीर स्वर में कहा,
वो आत्मा एक शरीर की तलाश में थी। जब ये लड़का वहां गया और बॉल उठाई तो वो आत्मा इसके पीछे लग गई, धीरे धीरे इस पर हावी हो गई और इसको नियंत्रित करने लगी। मामी कांपती आवाज में बोली, अब तो सब ठीक है ना? पंडित ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इसे अगले 41 दिनों तक पूरी तरह हनुमान जी की साधना करनी होगी। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना आत्मा फिर लौट सकती है। रात को जब वे लोग घर लौटने लगे तो रोहन सो रहा था। सबको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन जब गाड़ी मंदिर से थोड़ा दूर निकली तो अचानक रोहन ने हल्की सी मुस्कान दी और फुसफुसाया, खेल तो अब शुरू हुआ है। मामा मामी के चेहरों से खून उतर गया। क्या सच में वो आत्मा चली गई थी, या फिर ये बस एक शुरुआत थी? हर जगह खेलने की नहीं होती, और हर अफवाह सिर्फ अफवाह नहीं होती। हर वीरान जगह वाकई वीरान नहीं होती।